नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे 3 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। हम क्वेश्चंस के माध्यम से उस दिन का करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान किस राज्य पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह शुरू किया गया गुजरात पुलिस के द्वारा। गुजरात पुलिस ने 1 जुलाई से 28 जुलाई तक 28 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, पीड़ितों की सहायता, साइबर जागरूकता और प्रभावी कानूनी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। इस अभियान में खुफिया आधारित पुलिसिंग, उन्नत तकनीक उपकरणों, साइबर जागरूकता कार्यक्रमों, सामुदायिक सहभागिता आदि को एकीकृत किया गया है। और यह जो है गुजरात पुलिस के पुलिस महानिदेशक जी.एस. मलिक के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार ने दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह नागरिक आधारित यानी नागरिक प्रौद्योगिकी नवाचार पहल है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से शहरी समस्याओं का समाधान विकसित करना है। तो ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी के आधार पर सारी समस्याओं को समाधान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 60 नवाचारी परियोजनाओं का प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा। नागरिक प्रौद्योगिकी से आशय ऐसी डिजिटल तकनीकों, सॉफ्टवेयर और डेटा आधारित प्रणालियों से है जिनका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं, नगर प्रशासन तथा नागरिक केंद्रित शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। परियोजना समर्थ का संबंध किस क्षेत्र से है? एक्चुअली सामर्थ परियोजना जो है कई सामर्थ नाम की परियोजनाएं हैं, लेकिन ये सामर्थ जो परियोजना है वो सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रशिक्षण से संबंधित है। परियोजना सामर्थ भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और एक कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा एक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। समर्थ जो है गुजरात सरकार, मैतेई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी गांधीनगर का संयुक्त पहल है। समर्थ का जो पूरा नाम है सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब। समर्थ का जो फुल फॉर्म है सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब है। इस केंद्र में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के लिए तकनीशियन, ऑपरेटर और इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस केंद्र का लक्ष्य 5 वर्षों में 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है चर्चा में आ गया। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर के अमृत कुंड से सदियों से छिपा एक प्राचीन शिवलिंग खोजा गया। वहाँ पे एक शिवलिंग पाया गया। थोड़ा सा त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर वास्तुकला हेमाडपंथी शैली की है तथा इसका निर्माण
काले बेसाल्ट पत्थर से किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक स्वरूप 3 लिंग एक ही आधार पर विराजमान हैं। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट, ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट स्थित है। ब्रह्मगिरि पर्वत से ही गोदावरी नदी निकलती है। यह त्र्यंबकेश्वर जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण सहित अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर का निर्माण तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब पेशवा ने 1740 से 1760 के बीच इसका निर्माण कराया था। ठीक है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी शैली में किया गया है। हेमाडपंथी शैली एक मजबूत संरचना, संतुलित विन्यास तथा चूने के न्यूनतम उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जिस इस शैली में बना है उसमें चूने का उपयोग कम होता है, न्यूनतम उपयोग होता है। मंदिर काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। तो यह हेमाडपंथी शैली की है तथा इसका निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर से किया गया है। यह सही है। थोड़ा गर्भगृह के बारे में जान लेते हैं। गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव का प्रतीक माने जाने वाले 3 लिंग एक ही आधार पर विराजमान हैं। यानी कि दोनों कथन सही है। ज्योतिर्लिंग पर एक रत्न जड़ित मुकुट स्थापित किया जाता है जिसे परंपरा के अनुसार पांडव काल का माना जाता है। ये माना जाता है कि यह पांडव काल से चला आ रहा है। मंदिर परिसर में स्थित कुशावर्त कुंड, एक यहाँ पर कुंड है, उसका नाम है कुशावर्त। कुशावर्त कुंड एक अत्यंत पवित्र जल कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इसी कुंड से गोदावरी की उत्पत्ति होती है। गोदावरी की उत्पत्ति होती है, लेकिन वास्तव में गोदावरी की उत्पत्ति होती है कहाँ से? ब्रह्मगिरि पर्वत से होती है। कुशावर्त को धार्मिक और सांस्कृतिक उद्गम के रूप में माना जाता है कि गोदावरी जो है कुशावर्त कुंड से निकलती है। गोदावरी निकलती है ब्रह्मगिरि पर्वत से और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उनका नाम है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजरा, मनेर और भी बहुत नदियां हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजरा, मनेर यह गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बोरजुली आर्द्रभूमि को हाल ही में किस रूप से अधिसूचित किया गया है? हाल ही में असम की बोरजुली आर्द्रभूमि को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये जैव विविधता विरासत स्थल क्या है? यह ऐसे विशिष्ट एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर जैव विविधता, दुर्लभ प्रजातियाँ, जंगली फसल संबंधी पौधे, पवित्र उपवन, आर्द्रभूमि अथवा अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इसको जैव विविधता विरासत स्थल जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत घोषित किया जाता है। इसको राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों के परामर्श से इस अधिनियम के माध्यम से जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है। एक बात और कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2 तरह के मेथड्स हैं। एक है इन सीटू, इन
C2, एक मिनट, संरक्षण की दो विधियां हैं, इन situ और दूसरा है ex situ। इन situ संरक्षण क्या है और ex situ संरक्षण क्या है? इन situ संरक्षण का अर्थ है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षित करना है, यानी कि जो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षण प्रदान करना है। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की जाती है, जिसमें सभी प्रजातियाँ, चाहे वनस्पति हो, जीव जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रह करके विकसित हो। जैसे इसमें देखा जाए इन situ संरक्षण का जो उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे संरक्षित वन, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, आर्द्र भूमियाँ हो गया, क्योंकि ये शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ के वनस्पतियों को उठा करके दूसरी जगह ले जाकर संरक्षण नहीं किया जाता, बल्कि जहाँ पर हैं वहीं पर ही इनका संरक्षण किया जाता है। एक situ संरक्षण में क्या है? इसका अर्थ है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना है, यानी कि जहाँ रह रहे थे वहाँ से हटा करके शिफ्ट करके वहाँ संरक्षण देना। इसमें जीवों को उनके आवास से हटा करके नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर, बाहर से जानवर ले आकर के चिड़ियाघर में रखे जाते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे बॉटैनिकल गार्डन हो गया, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, और भी हैं, जीनोम संसाधन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, पशु प्रजनन केंद्र हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक न्यूनतम ताप पर वनस्पतियों, जंतुओं को संरक्षित करने की एक मेथड है, ठीक है। पशु प्रजनन केंद्र हो गया, वो ex situ के उदाहरण हैं। तो देखा जाए तो अभी बोरजुली में इन situ संरक्षण पर जोर दिया गया। यहाँ को इसको जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बोरजुली के बारे में जान लेते हैं। यह मीठे पानी की दलदली एवं कीचड़ पारिस्थितिकी तंत्र है। यह कहाँ है? असम में। यहाँ पर इसे यहाँ पर एक फसल होती है जंगली चावल के संरक्षण के लिए इसको उपयुक्त माना गया है। उसका नाम है, जंगली जो चावल है उसका नाम है ओरोइजा रूफीपोगोन। ये जंगली चावल है, उसको वहाँ पर संरक्षित करने की बात की गई है, इसलिए इसे जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय तिरुक्कुरल सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? तो सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय बेंगलुरु के द्वारा भाषा और साहित्य संकाय के तमिल विभाग द्वारा 5 जुलाई को 7वें अंतर्राष्ट्रीय तिरुक्कुरल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिरुवल्लुवर के शाश्वत ज्ञान परंपरा और उनकी ज्ञान परंपरा को संचित करना है और विचार विमर्श करना है और उसको बढ़ावा देने पर किया जा रहा है। तिरुवल्लुवर जिन्हें दक्षिण भारत का तिरुक्कुरल सम्मेलन जो है किताब है, इसकी जो रचना जो है तिरुवल्लुवर ने की। तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। वे तमिल साहित्य की जो अमर कृति है तिरुक्कुरल
इसे कुरल भी कहा जाता है, तिरुकुरल, जिसे कुरल भी कहा जाता है, की रचना की थी। यह एक अद्वितीय नीति शास्त्रीय ग्रंथ है। नीति शास्त्रीय ग्रंथ है। इसे तमिल वेद भी कहा जाता है सर, तमिल वेद भी कहा जाता है। तिरुक्कुरल को गीता के बाद विश्व की सबसे अधिक अनुदित ग्रंथों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसका लगभग 40 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तिरुक्कुरल का तिरुवल्लुवर तिरुक्कुरल के लेखक हैं। ठीक है, और यह सम्मेलन सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में पुरुष 60 फुट F57 वर्ग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने हैं सूबेदार होकाटो होतोजेस सेमा। यह नागालैंड के भारतीय पैरा एथलीट हैं जो और भारतीय सेना के 9वें असम रेजिमेंट में सूबेदार हैं। उन्होंने पुरुष 60 फुट वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में स्टाडे डी फ्रांस में जो आयोजित हुआ था, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके कांस्य पदक जीता था पैरालंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ACME ग्रीन मॉलिक्यूल्स और मित्सुबिशी गैस केमिकल्स कंपनी के बीच समझौता किस उत्पाद की आपूर्ति से संबंधित है? तो बेसिकली ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच ग्रीन मेथनॉल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक खरीद बिक्री समझौते पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत प्रति वर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल, प्रति वर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, ये ग्रीन मेथनॉल क्या है? ग्रीन मेथनॉल एक कम कार्बन ईंधन है जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री परिवहन तथा विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। पारंपरिक मेथनॉल की तुलना में इसके उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। ग्रीन मेथनॉल का जो उत्पादन है भारत में पारादीप स्थित ACME संयंत्र से किया जाएगा। यह कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध रंगकर्मी विजय मेहता किस रंगमंच समूह के संस्थापक सदस्यों में शामिल थी? तो अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मराठी रंगमंच हस्ती विजया मेहता का मुंबई में निधन हो गया था। लोग इन्हें बाई के नाम से जानते थे, यानी कि बाई के नाम से यह लोकप्रिय थी। इनका जन्म गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। विजया मेहता एक रंगायन थिएटर समूह से जुड़ी थी, जिन संस्थापक सदस्यों में से एक थी। इस समूह के अन्य संस्थापक सदस्य थे विजय तेंदुलकर, अरविंद देशपांडे, श्रीराम लागू इसमें शामिल थे। एक चीज़ और है कि विजया मेहता को 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2012 में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1987 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट चलते हैं। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन पहल का संयुक्त नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा है? यह समावेशी AI के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन नामक एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य AI के प्रति वैश्विक विश्वास को मजबूत करना, इसके उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना तथा डिजिटल असमानताओं को कम करते हुए इसके लाभों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना है। इस पहल का नेतृत्व ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और सेल्सफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इस पर कमेंट दें और बेहतर सुझाव के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।